तो आज हम बात करेंगे वेटनरी पैथोलॉजी के बारे में। ठीक है, वेटनरी पैथोलॉजी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ये है। सेकेंड ईयर के लिए काफ़ी अच्छा क्रेडिट ऑफर है इसका। तो चूँकि वेटनरी पैथोलॉजी जो है, आप जब देखोगे अक्सर स्टूडेंट के ज़बान पे तीन चीज़ होता है कि इसमें तीन चीज़ है, जनरल पैथोलॉजी है, सिस्टमिक पैथोलॉजी और स्पेशल पैथोलॉजी। ठीक है, बट बुक देखोगे तो इसमें बुक बहुत सारा बुक है, तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा मतलब किसके लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक ईजी है। ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि गणती शास्त्री लें या फिर आर एस चौहान पढ़ें या जे.एल. वेगार्ड पढ़ें। जे.एल. वेगार्ड का तीन मतलब जनरल पैथोलॉजी का अलग बुक होता है, फिर सिस्टमिक पैथोलॉजी का अलग बुक है, जे.एल. वेगार्ड का स्पेशल पैथोलॉजी का अलग बुक है। ठीक है, टोटल आपको जो पैथोलॉजी है इसमें टोटल 6 यूनिट है। ठीक है, पहला यूनिट में है जनरल पैथोलॉजी। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, पहला यूनिट में जनरल पैथोलॉजी आता है। फिर सेकेंड यूनिट जो है वो सिस्टेमिक पैथोलॉजी है। ठीक है, थर्ड यूनिट जो है, थर्ड यूनिट में आता है एनिमल ऑन्कोलॉजी और वेटनरी क्लिनिकल प्रैक्टिस और नेक्रोप्सी। ठीक है, तो यहाँ चूँकि थर्ड यूनिट में जो है एनिमल ऑन्कोलॉजी, तो ये तो हम पढ़ेंगे, मतलब पढ़ोगे आप लोग, और नेक्रोप्सी भी पढ़ेंगे। और वेटनरी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है ये भी पढ़ाया जाता है, इसमें टेस्ट वगैरह जो है करवाया जाता है, बट इस पे ज़्यादा थर्ड ईयर में फोकस किया जाता है वेटनरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। ठीक है, क्योंकि थर्ड ईयर में इसका एक आपको क्लास ही है। ठीक है, 3 घंटे की। फिर जो है चौथा है वो है डिजीज़ इन्फेक्टेड डिजीज़, नॉन इन्फेक्टेड डिजीज़। ठीक है, इस नाम से है यूनिट 4 आपका। और यूनिट 5 में जो है वो है एवियन पैथोलॉजी। ठीक है, और यूनिट 6 जो है, यूनिट 6 में है डिजीज़ ऑफ लैबोरेटरी एंड वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल जो है 6 यूनिट है। आपका जो एक इंटरनल एग्ज़ाम है तो हर इंटरनल एग्ज़ाम में 2-2 यूनिट करके, या जो भी आपका अपना कॉलेज के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, बट चूँकि काफ़ी बुक है, काफ़ी मोटी-मोटी बुक है। जे.एल. वेगार्ड देखो इतनी मोटी-मोटी बुक है, देख के समझ में नहीं आता है कि एक साल में कैसे पढ़ेंगे इतना सारा बुक, है ना? तो बहुत ये होता है, टेंशन होता है कि क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत ये होता है। बट हम यहाँ पे वही बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक से पढ़ना चाहिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जिससे पढ़ के आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, तो हमारा मोटिव यही है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बुक पढ़ना किस टॉपिक के लिए सही रहेगा, और कौन कौन से टॉपिक अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा एग्ज़ाम जो है अच्छे नंबर से हम एग्ज़ाम पास कर लें। ठीक है, तो हम बात करते हैं। ठीक है, और हाँ, इसमें जनरली 3 चीज़ ही दिमाग में चल रहा होता है बच्चों को पैथोलॉजी की, जनरल पैथोलॉजी, सिस्टमिक पैथोलॉजी और स्पेशल पैथोलॉजी। इसलिए ऐसा चलता है क्योंकि जनरल पैथोलॉजी तो उसमें हम देखेंगे क्या क्या पढ़ना है, सिस्टमिक पैथोलॉजी में भी देखेंगे। स्पेशल पैथोलॉजी में आपको डिजीज़ के बारे में, सारा डिजीज़। ठीक है, तो सिर्फ डिजीज़ के बारे में, तो हम यहाँ पे जो यूनिट, अलग अलग यूनिट देख रहे हैं कि एवियन पैथोलॉजी और डिजीज़ ऑफ लैबोरेटरी एंड वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ पे भी डिजीज़ ही है, डिजीज़ ऑफ लैबोरेटरी एंड वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, एवियन पैथोलॉजी में भी डिजीज़ ही पढ़ते हैं, तो स्पेशल पैथोलॉजी में भी डिजीज़ ही पढ़ते हैं, बट तो ये सब को यहाँ पे कंसीडर नहीं करके डायरेक्ट स्पेशल पैथोलॉजी में डिजीज़ के नाम से जानते हैं कि हाँ स्पेशल पैथोलॉजी मतलब डिजीज़। ठीक है, बट एक्चुअली में टोटल 6 यूनिट है ना? तो हम देखते हैं कि जनरल पैथोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? मैं बार बार ये बता रहा हूँ क्योंकि ये चूँकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, पैथोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और काफ़ी स्कोरिंग वो भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और अगर वो इस क्रेडिट और के अकॉर्डिंग देखें तो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना? बट एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम पास करना और नॉलेज होना दोनों बहुत डिफरेंस है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो काफ़ी मतलब मैं शॉर्ट करके बताया हूँ। ठीक है, तो आप वो अगर पढ़ लेते हो, उतना पढ़ लेते हो, तो आप एग्ज़ाम में ईजिली अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो जनरल पैथोलॉजी में जनरली जो है क्वेश्चन मैं देखा हूँ, प्रीवियस ईयर पलटा करके कई साल का मैं पेपर देखा हूँ, 5 साल 7 साल का पेपर देखा हूँ, अपना कॉलेज का तो देखा हूँ साथ में, और भी अलग अलग कॉलेज का मैं पेपर देखा हूँ। ठीक है, तो उसमें जनरली जो पूछे गए सवाल है अक्सर कॉलेज में, वो जनरली मुझे जो टॉपिक सबसे लगा वो मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। ठीक है, तो जैसे कि जनरल पैथोलॉजी में है डिस्टर्बेंस इन ग्रोथ। ठीक है,
इसमें कुछ टर्म्स है जैसे कि एप्लेसिया, न्यूप्लेसिया, डिस्प्लेसिया, मेटाप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, ये सब क्या होते हैं। तो ये वही इसमें टर्म के बारे में डिस्कशन है इसमें यहाँ पे, ठीक है। फिर एक डिस्टर्बेंस इन सर्कुलेशन, ठीक है, इसको हम आप कहीं कहीं कोई कोई बुक में हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर के नाम से भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर में पूछ लेगा, 2 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन भी बनेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछते हैं, पूछ लिया जाता है, ठीक है। और लॉन्ग में भी इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस इन सर्कुलेशन, डिस्टर्बेंस इन ग्रोथ, और फिर इन्फ्लेमेशन एंड हीलिंग, ठीक है। इन्फ्लामेशन एंड हीलिंग, ये मतलब 100% इस पे क्वेश्चन आना ही है। इन्फ्लामेशन पे आपको अगर 3 नंबर में आ जाएगा या 4 नंबर में आ जाएगा, है ना, या 7 नंबर में आ सकता है, 10 नंबर में आ सकता है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, इंटरनल में आ जाएगा, एक्सटर्नल में आ जाएगा। 100% आना ही है क्वेश्चन, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ही। फिर नेक्रोसिस हो गया, गैंग्रीन हो गया, पोस्टमार्टम चेंजेस हो गए, ये सब क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन है कि मतलब फिक्स है, आना ही है, ठीक है। या तो शॉर्ट नोट में आ जाएगा 3 नंबर में, 4 नंबर में नेक्रोसिस, ठीक है, गैंग्रीन, पोस्टमार्टम चेंजेस, या लॉन्ग में। जनरली लॉन्ग में जो आता है मैक्सिमम जो क्वेश्चन मैं देखा हूँ, वो पोस्टमार्टम चेंजेस, इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन, पोस्टमार्टम चेंजेस और नेक्रोसिस, ये तीनों जो है लॉन्ग में मैं देखा हूँ, तीनों क्वेश्चन लॉन्ग में अक्सर आते हैं, 10 नंबर में आते हैं, ठीक है। बट इसका ये मतलब कि शॉर्ट में नहीं आएगा, शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। बट आपको प्रिपेयर लॉन्ग के अकॉर्डिंग, इसको एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो लॉन्ग के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना, क्योंकि अगर लॉन्ग के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करोगे तो आप शॉर्ट में तो लिख ही दोगे, शॉर्ट में अगर आएगा तो, ठीक है, उसको कंसाइज करके लिख देना, ठीक है। और लॉन्ग में आया तो लॉन्ग में तो लिख ही लोगे, मतलब लॉन्ग का प्रिपेयर कर किए रहोगे तो, ठीक है। तो जनरल पैथोलॉजी से यही मतलब 3-4 क्वेश्चन मतलब आते हैं। तो आपको यही नेक्रोसिस तैयार कर लो, नेक्रोसिस है और इसके टाइप्स तैयार कर लो, पोस्टमार्टम चेंजेस देख लो, है ना, पोस्टमार्टम के मतलब 10-12 स्टेप हैं, वो कैसे कैसे चेंज करते वो देख लो, ठीक है। इन्फ्लेमेशन देख लो, इन्फ्लेमेशन में इसमें ये खुद इन्फ्लेमेशन में 3-4 टाइप का क्वेश्चन बनता है। इन्फ्लेमेशन का कार्डिनल साइन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन के सेल्स कौन कौन से सेल की कैसे मतलब रोल है, इन्फ्लेमेशन के स्टेप, ठीक है, केमिकल मेडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है, ये सब अलग अलग मतलब टाइप का क्वेश्चन बन जाता है इन्फ्लेमेशन पे। तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि नेक्रोसिस भी हम देखेंगे कि कैसे नेक्रोसिस भी पढ़ेंगे और पोस्टमार्टम चेंजेस भी पढ़ेंगे, इन्फ्लेमेशन भी मैं देखूंगा आगे की वीडियो में बनाऊंगा, तो उसमें ये भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और कैसे लिखना है, और इजी लैंग्वेज में मैं कोशिश करूंगा उसको बताने की, ठीक है। तो ये हमारा जनरल पैथोलॉजी हो गया एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और हाँ, कुछ और भी अगर वर्ड होंगे या मतलब टर्म्स होंगे या फिर कोई ऐसे टॉपिक, तो मैं उसको मतलब नेक्स्ट वीडियो जो अभी बनाऊंगा मैं, तो उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा जनरल पैथोलॉजी हो गया, ठीक है, जनरल पैथोलॉजी। फिर उसके बाद है सिस्टेमिक पैथोलॉजी। तो सिस्टेमिक पैथोलॉजी जो है, सिस्टेमिक पैथोलॉजी में जो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं वहाँ बस उसी को मेंशन किया हूँ यहाँ पे। जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। उसमें एक है टेट्राड फॉल आउट, ठीक है, टेट्राड फॉल आउट हो गया, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 नंबर 4 नंबर में आ जाता है। हार्ट फेलियर, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन बन जाता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से, ठीक है। फिर इसी तरीके से पैथोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें एक न्यूमोनिया है, ठीक है। तो न्यूमोनिया ऐसा समझो कि मतलब 100% ये भी फिक्स है, ठीक है। जैसा कि जनरल पैथोलॉजी में बात की कि इन्फ्लेमेशन फिक्स है, तो वैसे ही जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में न्यूमोनिया फिक्स है, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा। ये काफ़ी मतलब लॉन्ग, जनरली लॉन्ग में पूछा जाता है न्यूमोनिया, ठीक है। बट ऐसा नहीं, शॉर्ट में भी पूछ लेगा, बट लॉन्ग की तरह से आपको तैयार करना है। काफ़ी लंबा है, इसके बहुत सारे न्यूमोनिया के टाइप हैं, ठीक है। फिर उसके माइक्रोस्कोपिक फीचर, उसके कॉजेज, माइक्रोस्कोपिक फीचर, तो काफ़ी लंबा हो जाता है ये। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से न्यूमोनिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से एटेलेक्टासिस है, वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इम्फाइसेमा है, आप लोग 12 से पढ़ते आ रहे हो, इम्फाइसेमा सब जानते हो अच्छे से, तो ये 1 नंबर 2 नंबर में डेफिनीशन टाइप से ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया आपका। इसी और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, पैथोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें भी कुछ टर्म्स हैं जो पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। और पैथोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, इसमें नेफ्रोसिस, ठीक है, नेफ्रोसिस से अक्सर क्वेश्चन, इससे भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। अक्सर मैंने मतलब जितना प्रीवियस ईयर का मैं पलटा हूँ ना, अलग अलग कॉलेज का भी देखा हूँ मैं पेपर,
ठीक है, BHU है, साउथ का कॉलेज सब का मैं देखा हूँ, बहुत सारा कॉलेज का देखा। तो यही सब क्वेश्चन मुझे फ्रीक्वेंटली यही सब क्वेश्चन देखने को मिले। मतलब 70-80% जो मैं सब्जेक्टिव मैच कराता था, तो सारे इसी से होते थे, ठीक है। हाँ, एक आध क्वेश्चन डेविएट करता था, तो उससे मतलब नहीं है ज़्यादा कुछ भी। हमारा जो है 70-80% कवर हो रहा है ना, क्योंकि बहुत काफ़ी मतलब बड़ा सिलेबस है, तो उसको कवर करना मतलब सभी स्टूडेंट के लिए ईज़ी नहीं होता है, ठीक है। हम जानते हैं, कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, तो पता है मुझे। इवन बच्चे तो पलटाते तक नहीं कुछ बुक एग्ज़ाम से पहले 2 दिन। तो उस टाइम में किस तरीके कितना कम सिलेबस होना चाहिए, और चूँकि एग्ज़ाम में पास भी करना है ना, और टाइम भी बहुत कम रहता है, 1 दिन 2 दिन पहले पढ़ना होता है, 2 दिन 3 दिन पहले पढ़ रहे होते हैं, तो इसमें पूरा पलटाना ईज़ी नहीं है। तो वही इस अकॉर्डिंग से मैं बता रहा हूँ कि आप 2-3 दिन पहले भी अगर स्टार्ट करोगे पढ़ना, तो ये सब अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ के चले जाओगे तो पास कर जाओगे, है ना। और फिर पैथोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, तो इसमें भी जो लॉन्ग से जनरली क्वेश्चन तो नहीं देखा हूँ मैं, बट हाँ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में आ सकते, जैसे कि इंसेफेलाइटिस हो गया, इंसेफेलोमेलेशिया हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, एस्पेंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ये सब वर्ड हैं। तो आपको ये सब है ना डेफिनेशन आना चाहिए, सबका डेफिनेशन आना चाहिए। तो सिस्टमिक वेटनरी पैथोलॉजी में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन और जो आपका सब्जेक्टिव है वो सब कवर हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ, ऑब्जेक्टिव का कोई बाउंड्री नहीं है। ऑब्जेक्टिव करने के लिए आपको पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछ लेते हैं, पूरे सिस्टमिक से पूछ लेगा, कहीं से जनरली पैथोलॉजी से कहीं से भी पूछा जा सकता है, उसका बाउंडेशन कुछ नहीं है। बट जो टॉपिक मैं कवर किया हूँ, इससे आपके ऑब्जेक्टिव भी बन जाएंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी बन जाएंगे, है ना। और फिर आता है स्पेशल पैथोलॉजी। तो स्पेशल पैथोलॉजी में जो है, इसमें डिजीज़ वगैरह, बस डिजीज़ वगैरह की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्पेशल पैथोलॉजी में जो है, स्पेशल पैथोलॉजी में हम लोग डिजीज़ की बात करेंगे। और स्पेशल पैथोलॉजी के लिए जो कि सबसे अच्छा बुक है जेएल वेगार्ड, है ना। और मैं तो नहीं पढ़ा हूँ, कि मतलब मैं बहुत सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ता था, ठीक है। तो जेएल वेगार्ड काफ़ी मोटी बुक है, आप वो पढ़ोगे, ऑफ कोर्स पढ़ना चाहिए बहुत, लेकिन हाँ 1 साल में मतलब नहीं पढ़ पाओगे, इतनी मोटी बुक है ना। जेएल वेगार्ड की 3 बुक है, कि 1 साल में पढ़ना, ये मतलब मेरे लिए तो ईज़ी नहीं है, मतलब काफ़ी मोटी है। तो मैं बहुत सेलेक्टेड चीज़ पढ़ता था, कि हाँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो सब ही पढ़ता था मैं। चूँकि उसमें बहुत सारा मतलब जैसे डिजीज़ है ना, तो जितना पॉसिबल, हम मुझे लगता है जितना पॉसिबल डिजीज़ सारा ही मेंशन किया हुआ है उसमें, है ना। तो उतना ईज़ी नहीं है याद रखना सबको, और पढ़ना भी, तो सेलेक्टिव चीज़ें ही पढ़ते थे। तो हम वो बस इसमें हम देखना कि क्या-क्या, जैसे तो वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है, प्रोटोजोअल डिजीज़ है, फिर माइकोप्लाज्मल डिजीज़ है, हेलमिंथिक डिजीज़ है, प्रायन से होने वाली डिजीज़, रिकेट्सियल डिजीज़ है, क्लामाइडियल डिजीज़ है, आर्थ्रोपोड से होने वाली डिजीज़ है, ठीक है। अलग-अलग इससे आपको जेल विगार्ड में दिया हुआ है कि बैक्टीरियल डिजीज़ कौन-कौन से हैं, वायरल डिजीज़ कौन-कौन से हैं, ठीक है। तो हमारा जो यूजी लेवल पे है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ भी है, वो है वायरस से होने वाली और बैक्टीरिया से होने वाली, ठीक है। तो वायरल डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वायरल डिजीज़ में कौन-कौन से डिजीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, आए हैं एग्ज़ाम में। मैं वो भी डिस्कस करूँगा, बट वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। वो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं वायरल डिजीज़ के बारे में भी बताऊँगा, कौन-कौन सा, और उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर देंगे, जो भी डिजीज़ है तो उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर देंगे। और बैक्टीरियल डिजीज़ की कौन-कौन सा डिजीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन-कौन सा डिजीज़ आ सकता है, बहुत सारे डिजीज़ है, बट जो सेलेक्टिवली है ना, मतलब जैसे बैक्टीरियल डिजीज़, तो बैक्टीरियल डिजीज़ 10 बैक्टीरियल डिजीज़ याद कर लो, तो उससे आपका काम हो जाएगा। वो फिक्स है कि हाँ इस 10 से बाहर नहीं आएगा। ऐसी वायरल डिजीज़ है, तो उसमें 10 वायरल डिजीज़ याद कर लो, उससे बाहर नहीं आएगा। आपका इंटरनल एग्ज़ाम हो या एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मैं वो अभी कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, कि वायरल डिजीज़ कौन-कौन से हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ऐसी फंगल डिजीज़ कौन-कौन से हैं, और हाँ प्रोटोजोअल डिजीज़ हो गया, माइकोप्लाज्मल, हेलमिंथिक, इससे तो जनरली लॉन्ग वगैरह में नहीं आया, बट हाँ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाते हैं कि हेलमिंथिक डिजीज़, प्रायन, रिकेट्सिल, सब से कौन सी डिजीज़ होने वाली है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं सबसे। ये जो आपका वो भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, फ़र्क, तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है इस सब मतलब कौन सी डिजीज़ किससे होने वाली है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो भी मैं मतलब आगे बनाऊँगा मैं वीडियो, तो उसमें मैं मेंशन करूँगा कि कौन सा प्रोटोजोअल डिजीज़ कौन है जो
ऑब्जेक्टिव जिसकी बनती है, ठीक है, अब जब पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हमारा आज बस इतना टारगेट था कि आपको एक इंट्रो दे दे कि वेटनरी पैथोलॉजी जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कम टाइम में अगर देखें तो क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। और हाँ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि किस चीज़ के लिए कौन सा जैसे जनरल पैथोलॉजी है तो इसके लिए कौन सा बुक इम्पोर्टेंट होगा। तो आप देख रहे होंगे मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। जैसे कि जनरल पैथोलॉजी, तो जनरल पैथोलॉजी के लिए सबसे अच्छी बुक जो है काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है और शॉर्ट में लिखा हुआ है, आर.एस. चौहान है, ठीक है। आर.एस. चौहान को आप रेफ़र कर सकते हो जनरल पैथोलॉजी पढ़ने के लिए। और अगर सिस्टमिक पैथोलॉजी पढ़ना है तो उसके लिए भी आर.एस. चौहान पढ़ सकते हो आप। बहुत अच्छी मतलब उसमें दिया हुआ है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और शॉर्ट में है लिखा हुआ, तो ईज़िली मतलब कोई भी समझ सकता है इसको, ठीक है। आर.एस. चौहान से आप सिस्टमिक पढ़ सकते हो, जनरल पैथोलॉजी पढ़ सकते हो। स्पेशल पैथोलॉजी के लिए आप है ना या तो अपना कॉलेज का जो भी आपको मिलता है, कॉलेज की तरफ से भी टीचर भी नोट्स देते हैं कहीं कहीं, तो आप टीचर का नोट्स प्रीफर कर सकते हो, या फिर जेल वेगार्ड पढ़ सकते हो, या फिर तनुवार्स का भी नोट्स अक्सर चलता है तो तनुवार्स भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारा था इंट्रो ऑफ वेटनरी पैथोलॉजी। मैं नेक्स्ट वीडियो में है ना डिस्टर्बेंस इन ग्रोथ जो है, डिस्टर्बेंस इन ग्रोथ को एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें कौन कौन से टर्म हैं डिस्टर्बेंस इन ग्रोथ। तो होप आपको जो मैं बताया हूँ वो समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।